जितने बाहर ले देश मानू ऐसा से ना ये आसरे जो दिन जीनेरी पेंटा बाल देनी अंदर। स्कूलिंग मेरी कुल्लू ओएलएस में हुई। आप क्या मानते हैं कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशन में क्या देवी देवताओं का आप पर आशीर्वाद रहा है? मूवीज देखते हैं आप? नहीं? कोई फेवरेट हीरोइन? अब तो कटरीना कैफ से स्थान का देवता सबसे पहले होता है ना। कुल देवता के साथ में स्थान देवता की पूजा। पैंट जो कुल्लू पट्टी की बनाई थी तो मैंने पहनी थी, वो पहन के मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था। वो पट्टी जब ऐसे सिद्धू फैमिली गला के रहती बड़े पिछड़े राख के रही, लेकिन और सिद्धूरा कोड़ू 10 महीने दुकाना लागी सजदी तो करोड़ों रुपए तो सिद्धू लागे बिक गए। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और रोमांचक एपिसोड आप सबके लिए। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो सिर्फ कुल्लू में ही नहीं, पूरे हिमाचल में लोगों के दिलों में एक खास जगह बना चुके हैं। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, जो कि विधायक होने के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पावर, फॉरेस्ट और टूरिज़्म के चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी है साथ में। और आज उनके साथ बहुत ही खास बातें होगी, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो मैं सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और चरण वंदे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। हम आपको देख देख कर ही बड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आज सर हमारा जो पॉडकास्ट है ये स्पेशल दशहरे के ऊपर हमने डिसाइड किया था कि दशहरे पर ही हम इसके बारे में बात करेंगे। तो और मैं थोड़ा सा एक साल पीछे जाना चाहता हूँ। पिछली साल का दशहरा ना सिर्फ हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक यादगार रहा था। उसमें कुल्लू कार्निवल हुआ था, झांकियाँ निकली थी और मुझे लगता है 15 के करीब देश आए थे जिन्होंने परफॉर्म किया था। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिक ऐसी चीज़ें हुई थी जो मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में वो कभी नहीं हुई। तो इस पर आने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना क्रिएटिव माइंड कैसे आता है, कैसे सोच आती है कि ऐसा कुछ अलग भी किया जा सके जिसमें यूथ भी बंध जाता है, सब बंध जाते हैं। इन देवी देवताओं की कृपा है कि मेरा जन्म कुल्लू के बहुत ही दूर दराज लगघाटी के शालंग गांव में हुआ। उस वक़्त के एक जो मेरे बुज़ुर्ग थे वो एक सामान्य परिवार से हम लोग हैं, लेकिन फिर से वही देवी देवता की कृपा है। एक उनका जुनून था, उनका जज्बा था कि वो हम लोग लगघाटी से जब कुल्लू की तरफ निकले तो मैं समझता हूँ कि मेरी जन्मभूमि लगघाटी है तो कर्म भूमि मेरी जो है शमशी बुनतर के क्षेत्र में मैं रहा। स्कूलिंग मेरी कुल्लू ओएलएस में हुई। तो एक ये जो विविधता थी कि कभी मुझे कॉन्वेंट कल्चर में जाना पड़ता था। सर्दियों में जब छुट्टियां होती थी तो 3 महीने मुझे लगघाटी का वो हर एक माघ का साजा होना, वो जुबा डाली बांटनी और देवी देवताओं के, क्योंकि दादाजी कारदार थे तो निस्संदेह जो दादा पोते के साथ एक रिश्ता होता, तो मैं सभी देव संस्कृति को बड़ी नज़दीक से देखता था। और दादा दादी के पास रहते हुए मैंने जो ये लोकल कल्चर देखा, लोगों का जो एक पूरे साल भर किस प्रकार से हमारे जीवन के साथ देवी देवताओं का मेल मिलाप है, हमारी संस्कृति है। यही वजह है कि ज़मीनी स्तर पे मुझे जुड़े रहने का मौका मिला। किसान परिवार से होने के नाते फिर कारोबार, बुज़ुर्गों का अच्छा, पिताजी का अच्छा फैला फूला और आशीर्वाद उनका है कि उन्होंने मुझे एक बेहतर एजुकेशन में, हम ओएलएस में पढ़ा। उसके बाद बीएससी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से किया और उसके बाद जो है कानून की पढ़ाई बीए एलएलबी मैंने हिमाचल यूनिवर्सिटी से किया। तो ये सारी बातें हैं, गांव में आना और गांव में खेतीबाड़ी भी करना, एक उन्नत किसान की तरह जो है हमने कोशिश की है कि ये जो सब्जियों को लेकर आए थे, ये जो हाइब्रिड टमाटर था इसकी खेती भी की, मूली भी उगाई और गोभी भी उगाई, टमाटर से लेकर मटर से लेकर जो भी खेती बाड़ी में कर सकते थे, अपने जो भी कर सकते थे। बोझा भी ढोया है, गोबर भी ढोया है, बगीचे में भी काम किया है।
यानी कि सभी कुछ करते हुए फिर कॉन्वेंट स्कूल में रहना और उस कॉन्वेंट के माहौल में रहना, तो और दशहरे का पर्व पीपल जातर हो या हमारे गांव के जो मेले हो, माघ का साजा हो, सैर का साजा हो, बड़ी नज़दीक से देखा है। और हमारा तो स्कूल भी जो है सुल्तानपुर में होता था, ये राजे के बेड़े के पास। तो मैं देखता था दशहरे में जो देवी देवता आते थे किस प्रकार से वहाँ पे आना जाना रहता था। संस्कृति से जुड़ा रहा ये एक मैं समझता हूँ। और उसके साथ में जहाँ तक आपने बोला कहा कि ये कैसे सोचाई, देवी देवताओं की बदौलत और सारे एक मौका मुझे मिला कि विदेशों में काफ़ी घूमा हूँ। और अभी सरकारी तौर पे नहीं, पहले से मुझे घूमने का शौक़ था। तो मैंने कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में भी, हथकरघा में भी बाहर गया हूँ और बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में गया हूँ जिसमें हिमाचल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने यूरोप को देखा, यूरोप को एक ऐसी जगह है, स्विट्ज़रलैंड हो, इटली हो, आपका ऑस्ट्रिया हो, आप पूरा जो यूरोप का एल्प्स के इर्द गिर्द जितनी कंट्री, जर्मनी हो, तो इन ये हिमाचल है उससे रिलेट कर सकता है। तो वहाँ जब मैंने देखा कि किस प्रकार की चीज़ें होती है, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए हमने देखा कि पंजाब के लोग हैं अपनी खेतीबाड़ी से जुड़े रहने के साथ संस्कृति के ऊपर अपने फोकस करते हैं और पंजाबी बोलते हुए वो अपना विदेशों में भी काम करें। तो यही वजह थी, जो एक्सपोजर की वजह थी। थोड़ा कोशिश की है, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे पहले कोशिश नहीं हुई। प्रार्थी जी के वक़्त से, उसके बाद में राजकिशन गौड़ रहे, कुंजलाल जी रहे, सत्यप्रकाश जी रहे, किमी राम जी रहे, करण सिंह जी रहे, बहुत सारे लोग रहे हैं। लेकिन इतना हाईलाइट लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, इतना हाईलाइट दशहरा पिछली बार ही हुआ था, उससे पहले उतना मुझे लगता है नहीं हुआ था। मुझे दशहरा कमेटी का जो सदस्य रहते हुए, पिछले साल तो मैं चेयरमैन बना, 91 में मैं जबकि 25 साल का था तो मैं पंचायत समिति कुल्लू का अध्यक्ष बना था। तो जब मैं पंचायत समिति कुल्लू का अध्यक्ष बना तो उससे पहले किसी वक्त में नगर परिषद मनाती थी और उससे सबसे पहले जो ये मेला होता था इसको पंचायत समिति कुल्लू मनाती थी। तो उसके नाते में एकमात्र अध्यक्ष था पंचायत समिति कुल्लू का, जो कि दशहरा कमेटी का सदस्य था। तब से मैं इनपुट देता था। मेरा ये मानना था कि जो हमारे गांव में लालड़ी है, नाटी है, वेशभूषा है, मुझे शुरू से बहुत गर्व रहा है अपनी वेशभूषा पे। मैं शायद एक बारी मुझे याद है कि सबसे पहले कुल्लू में जो कोट और पैंट जो कुल्लू पट्टी की बनाई थी, तो मैंने पहनी थी। वो पहन के मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था। वो पट्टी कुल्लू की पट्टी का पजामा तो होता है, लेकिन पैंट और कोट बनाना, एक सूट बनाना, तो मुझे याद है कि मैंने बनाया था। तो पूरा लोकल बॉर्डर नहीं, वो तो एक थोड़ा फैंसी आइटम हो जाती है, लेकिन मूलतः उसको पजामा तो बनता था, कुल्लू सुथन तो बनती थी, लेकिन पैंट कोई कुल्लू की पट्टी का नहीं बनाता था। तो मैंने पैंट पहन के जब गया हूँ तो मुझे कई लोग ये कहने लगे कि ये ट्वीट कहाँ से आई है। तो मैं उनको मजाक करता था, मैंने कहा ये विदेश से मंगाई है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल है, आप कुछ भी अपने वेशभूषा को लेकर आप में अगर आत्मविश्वास है, आपको अगर ये लगता कि आपकी जो है संस्कृति, यू आर द बेस्ट, ये हमारे दिमाग में हमारे को सोचना पड़ेगा। मैं नौजवानों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। पुराने वक्त में क्या था कि लालड़ी होती थी, गांव में कोई टीवी नहीं था, कोई मनोरंजन के साधन नहीं होते थे, दूर दराज गांव थे, मौके मौके पे लालड़ी होती थी। लोगों के घर में ज्वारू हो, जबकि सारे गांव वाले किसी भी परिवार की मदद के लिए घास कटाई के लिए जाते या गोबर धुलाई के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जो बेशक ज्वारू हो, बेशक वो बच्चा पैदा होता हो, बेशक वो देव कार्य से 7 दिन पहले हो, मेले के बाद हो, मेले के बीच में हो, तो ये गायन रहता था, लालड़ी होती थी जिसमें कि पुरुष और महिलाएं टप्पों में एक दूसरे से वाद संवाद करते थे और वो पूरी रात चलता था। मैंने वो बचपन में वो देखा है। ये अब जो बाजा बज रहा है ना, ये जो बाजा बज रहा है, ये तो देवते का बाजा है जो नाटी के साथ हम महिला और पुरुष नाच रहे हैं। ये तो वी कैन कॉल इट लेटर ऑनवर्ड्स जो हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन वो है।
लेकिन असल में जो होता था महिलाओं और पुरुषों के बीच में वाद संवाद होता था, इकट्ठे नहीं नाचते थे। ये तो प्रार्थी जी बाद में आए, उन्होंने एक नाटी का फॉर्म बनवाया कि जिसमें महिलाएं और पुरुष जो हाथ से हाथ पकड़ के नाचेंगे, ये तो बाद में आया है। लेकिन शुरू में जो लालड़ी हमारा बेसिक था, और उसमें जो बाजा बजता था, बाजा पंजाबी ढोल की तरह बजता था। ये जो दूसरा बाजा है ये तो देवता का बाजा है, जो नगारे हैं, ढोल है, नाटी के लिए बाद में इस्तेमाल हुआ। पहले तो एक ही ढोल पे पूरी खौड़ जाच जिसको कहते हैं, मुझे याद है पूरे का पूरा मेला एक दो ढोल पे, एक दो शनाई बादक, पूरे मेले के जो रौनक बनती थी। और जो लोग अब तो ये है कि बाजा बज रहा है, कोई गा रहा है, बाकी नाच रहे हैं। उस वक्त तो हर एक गाता था, हर एक नाचता था। तो मैंने बड़ी नज़दीक से आपकी एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, और जो हमारी यूथ है मैक्सिमम उनको भी शायद अच्छी लगी। जैसे आपने कहा ना कि पंजाबी जो है अपने कल्चर को खुल के प्रमोट करते हैं, अपनी भाषा को खुल के बोलते हैं, और उनका जो ड्रेसिंग है वो मतलब ओपनली सारे रहते हैं। लेकिन हम लोग हिमाचली क्या है कि अपनी भाषा बोलने में भी कई बार शर्माते हैं, और अपना ड्रेस पहन लिया, ये पहन लिया, तो मतलब मॉडर्नाइजेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आपका ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको इस पे एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी। मैंने जब 1989 में ये आइडिया कंसीव किया, 86 के लगभग, कि मैं कुल्लू में होटल बनाऊंगा। पिताजी ठेकेदार थे, बहुत बड़ा हमारा कारोबार फॉरेस्ट का था। तो मुझे लगा कि ये जो है फॉरेस्ट का कारोबार ना करके मैं क्यों ना पर्यटन की ओर जाऊं, क्योंकि जिस आदमी को घूमने का शौक़ हो, लोगों से मिलने का शौक़ हो। तो मैंने जब इसको चुना तो ये था कि मैं अपने जो है इस जो प्रोजेक्ट का नाम क्या रखूं। तो मैंने इसका नाम रखा होटल शोभला। होटल शोभला जब नाम रखा, उन दिनों जबकि मनाली में होटल आने शुरू हुए थे, कोई रखता था कोई राइजिंग स्टार, कोई ये माउंटेन व्यू, कोई फलाना व्यू, अंग्रेज़ी नाम रखते। तो मैंने शोभला नाम रखा। जब मैंने शोभला नाम रखा तो मुझे बड़ी खुशी है कि उस वक़्त के टूरिज़्म मिनिस्टर राजकिशन गौड़ जी, उन्होंने सराहा। वो मुझे नहीं जानते थे, मेरे पिताजी को जानते थे। मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने सराहा, बोला नौजवान तुमने अपनी एक बोली का नाम तुमने रखा और अपने पर्यटन विभाग के अफसरों को बुलाया। एक बैजनाथ में कोई कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने जा रहे थे, उसका नाम कोई अंग्रेज़ी ढंग से रखा था। तो वो उनको बुलाया कि देखिए इस लड़के ने एक अपनी लोकल भाषा में अपने होटल का नाम रखा है। तो दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। ये मेरा आत्मविश्वास था कि मेरा जो है कुल्लू, मेरी कुल्लू की भाषा, मेरी कुल्लू की वेशभूषा, हमारी कुल्लू की जो हमारी बहनें माताएं जो गांव में ये जो पट्टू पहनती है, तो इसको एक वक्त ऐसा भी था कि पट्टी पहनना लोग बड़ा आउटडेटेड मानते थे, बड़ा गंवार मानते थे कि। लेकिन आज वही हमने कल्चर को जब प्रमोट किया है, लालड़ी प्रमोट की है, महानाटी प्रमोट हुई, तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े अफसर आ रहे हैं, इवन डीसीज जो महिलाएं आई है, उन्होंने भी पट्टू बनाए हैं, उन्होंने भी चंद्रहार बनाई है। जी। तो एक बहुत बड़ी इसमें एक्सपोजर है। इसमें मैं आपका धन्यवाद करूंगा पहले, क्योंकि इस कल्चर को एक शान और शौक अडॉप्ट तो चलो करते थे, लेकिन हम लोग यूथ भी आज देखो ना शान और शौकत से उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो ये आपकी कोशिश इसमें बहुत बड़ी रही है। और इसके साथ ही चलिए मेरा एक दूसरा ये सवाल है, क्योंकि मैं कल्चर प्रमोटर के लिए जाना जाता हूँ, हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए जाना जाता हूँ। हमारे जो देवी देवता हैं, आप क्या मानते हैं कि आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशन में, क्या देवी देवताओं का आप पर आशीर्वाद रहा है? बहुत ज़्यादा। मेरे दादाजी कारदार थे, फिर उसके बाद पिताजी कारदार बने, और हमारे जो है मुझे बनना चाहिए था, क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा वही कारदार बनता है और ये हेरिडिटरी सारा चलता है। जी। लेकिन एक जिसे कहे ना कि एक एथिक्स हो, एथिक्स मतलब ये है कि जो व्यक्ति देवनीति में हो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। मैंने इसको माना है। मैंने इसको माना कि मैं अगर कारदार भी बनता हूँ, देवताओं के साथ भी जुड़ता हूँ, मैं राजनीति में हूँ, तो मैं कोई और ढंग से उनके ऊपर प्रभाव
एक डालने की कोशिश रहेगी लोगों पे। जी जी तो जी, जो जी। कि धर्म अलग हो, राजनीति अलग हो, तो ऐसे में जिस परिवार में दादाजी अगर कारदार हों और देवी देवताओं का बचपन से लेकर मैं शालंग गांव में रहा, फिर हम यहाँ पे हमारी आज कुल देवी ज्वाला माता है, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत अपनी तरफ से जो भी एक आस्था है वो जी जी जी। जो जो निर्वहन किया है। ब्रह्मा जी है हमारे, अब कुल्लू में मैं हमारा मेरा अपना व्यवसायिक परिसर है, तो वहाँ हमारे जो वीरनाथ देवता है उसको मानते हैं। स्थान का देवता सबसे पहले होता है ना, कुल देवता के साथ में स्थान देवता की पूजा होती है। जी जी। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं अगर कोई व्यवसाय करूँ, मैं कोई राजनीति में कदम उठाऊँ, एक एक चीज़ देवी देवताओं को पूछ के की जाती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ओवर डोज ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी चीज़ का अधिक जो है उसमें जाना, कुछ हमारे को कर्म भी करने पड़ेंगे, कुछ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि देवभूमि कुल्लू में पैदा हुआ हूँ, और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि एक ग्रामीण परिवेश में पैदा होने के साथ, पहले तो कुल्लू शहर भी गांव ही था, खोरी रोपा था, सुल्तानपुर था, और इसी प्रकार से जो गांव के मंतबेड़ थे, कोई पंडित बेड़ होती है, कोई ऐसे ही ये छोटे छोटे गांव थे। लेकिन आज शमशी भी शहर बन गया है। तो ये मैंने कहना चाहता हूँ कि बेसिकली जब मेरा जो देवी देवताओं में बहुत बड़ी आस्था है, कोई भी काम हम इनको पूछे बगैर नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग देवी देवताओं पे प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं अपने हित साधने के लिए, वहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ और जो मन की आवाज़ है उसको सुनता हूँ। और यही वजह है कि इनके बदौलत सब कुछ मिला है, नहीं तो वरना नॉन पॉलिटिकल फैमिली से उठ के राजनीति में आना और लोगों के बीच में रहना और लोगों से विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। काफ़ी लंबे समय से पंचायत समिति का अध्यक्ष भी रहा, ज़िला परिषद का उपाध्यक्ष भी रहा, बड़ी संस्थाओं में रहा। तो ये लोगों का प्यार है और समर्पण है मेरा देवी देवताओं के प्रति, और मैं समझता हूँ कि मानव सेवा ही देवी देवताओं के प्रति सच्चा समर्पण है। मैं मन में राम राम करूं और मेरे गांव के लोग किसी चीज़ के लिए वंचित रहें, उनको मैं अगर कोई सुविधा न दे पाऊं जो सुविधा मेरे पास हो। अगर आज हम सड़क में कुल्लू तक जा रहे हैं तो वो सड़क अगर मेरे जो है किसी इलाके तक ना पहुंचे, वो मुझे दुख रहता है। जब गांव की हमारी माताएं बहनें पीठ पे बोझ लेकर आते हैं, बुज़ुर्ग पीठ पे बोझ लेकर आते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने देखा अपने परिवार में बोझा उठाते हुए, हमने खुद उठाया है। तो जैसे कुल्लू शहर में कोई सब्ज़ी बेचने आ रही है हमारी गांव से हमारी माताएं बहनें, तो मुझे लगता है कि उनको एक सही सुविधा मिलनी चाहिए, उनको एक सही ढंग से हमें जो है प्रमोट करना चाहिए। यही वजह, ये समाज में रहते हुए देवी देवताओं का बहुत बड़ा हमारे समाज में योगदान है। देवी देवता हमारे साथ खुशी में भी हमारे साथ है, दुख में तो हम उनको याद करते ही हैं, लेकिन ये मेले जो खुशी की बात है उसमें तो हम इनको पूरा सम्मान देते हैं। जब मैं सर थोड़ा और रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो एक चीज़ मुझे और पता लगी कि बड़े जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे लेकर जो हमारी उम्र के हैं, यूथ के बीच में आप बड़े पॉपुलर हो और यूथ बड़ा पसंद करता है। अच्छा, सुंदर अंकल, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना लोगों से पसंद करता है। तो यूथ के बीच में इतनी खास जगह कैसे बनाई आपने? नीतीश जी, देखिए, मैं खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रामीण परिवेश से उठा हूँ, तो मैं जब फर्स्ट टाइम स्कूल गया तो मेरे को पहाड़ी के सिवाय हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी। तो मुझे मतलब पहाड़ी बोलता था मैं, मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। जब स्कूल में पूछा कि आपके घर में कौन कौन है, तो मैं बोलता रहा बड़ी अम्मा, उत्सी अम्मा, बड़ा बापू, अच्छा बापू। तो मतलब मैंने वो वक़्त देखा है कि जब हमारे कुल्लू में बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं था और पहाड़ों से, गांव से कोई बच्चे आते थे तो वो बिल्कुल ही आउटडेटेड लगते थे, अपने आप को बहुत
वो समझते थे कि भाई हम तो पता नहीं कौन से देश में पहुंच गए, अगर ढालपुर भी आना हो। लेकिन आस्ते आस्ते वही कहता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो हमने एक जर्नी तय की है। हम कभी कुल्लू में देख एक ही 2 दुकानें थी जहाँ चॉकलेट मिलती थी। आज गांव में गली गली तक, घर के बाहर तक चॉकलेट मिल रही है। टेलीफोन नहीं थे, टेलीविज़न नहीं थे, कुछ भी नहीं था। जो दशहरे में दिखता था वही चलता था। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मैंने यूथ के लिए, मुझे लगा कि हमारा जो ये जैसे बहुत बड़ी कुछ बुरी शक्तियाँ जो नशे के प्रभाव को इस घाटी में बढ़ाना चाहते हैं। इतना खूबसूरत हमारी घाटी है, देवी देवताओं में भोले भाले लोग हम, नौजवान पीढ़ी है, तो उनको किसी भी तरफ अगर आप मोड़ देंगे, नशे में मोड़ देंगे तो नशे में जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता रही है कि सबसे पहले मैंने, जैसे ये अध्यक्ष बना, मैं ग्रामीण खेल उत्सव भी समिति का भी पुराने वक्त में अध्यक्ष रहा, तो मैंने ग्रामीण खेल कुल्लू में लागू इस करके की कि गांव की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। और मुझे खुशी है कि मैंने कुल्लू के हर एक जो है गांव से, पूरे कुल्लू ज़िले से हमने यहाँ पे इवेंट्स किए, और नेशनल टीम्स को भी, नेशनल लेवल के भी इवेंट्स बहुत बड़े स्तर पे ग्रामीण खेल उत्सव आज चल रहा है। तो लेकिन मैंने किसी वक्त में इसको, हमारी टीम ने इसको शुरू किया था। आज कुल्लू में आप देख रहे होंगे कि डे नाइट मैचेस करवाने के लिए हमने हाई मास्क लाइट्स लगवाई है। ये सबसे बड़ा कारण था। लोग बड़े, मैं ग्राउंड में जब जाता था ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जाता था तो लोग आपस बात करते, यार आज सुंदर अंकल को मन गए, बोला ये देख, बोला हमारे लिए, हमारे को तो बोला 8 बजे के बाद घर भागना पड़ता था, अब हम बोला 10 बजे तक खेल पा रहे हैं। तो मतलब काफ़ी चर्चाएं होती थी, और मैं सॉरी सर, मैं सुनता था, मैंने कहा क्या बातें हो रही, तो प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए, मैं देखता था, मैं खुद भी, जब कि सर्दियों में तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है, और 6 बजे के बाद हमारा यूथ कहाँ जाएगा। फिर वही बातें हैं कि आप मोबाइल में घुसो, ऐसा अपने आप को एक एडिक्ट बना दो। लेकिन आउटडोर जो स्पोर्ट्स है या खेल मैदान में जाना बहुत बड़ी बात है। आज आप देख रहे होंगे कि हमने वहाँ पे एक स्टेडियम बना दिया है, 4 हाई मास्क लाइट्स लगा दी है। हालांकि उन हाई मास्क लाइट्स का जलाने का खर्चा बहुत रहता है, लेकिन मैंने कहा मैं खुद उस खर्चे को दूंगा। आज मुझे खुशी है कि अभी हमने 2 और लाइट्स आज लगनी शुरू हो रही है। वो जो कबड्डी का हमारा मैदान है, जहाँ पे ग्रामीण खेल उत्सव होता था, पिछली साल वहाँ पे जब फाइनल मैच हो रहा था, तो बैड लाइट की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो गई कि अंधेरा हो गया, और वो मैच के ऊपर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया कि टॉस से जीत करवाएं, क्योंकि खेलना तो संभव नहीं था। मेरा उसी वक्त दिमाग में आया कि अगली बारी को यहाँ पे 2 बहुत बड़ी लाइट्स खड़ी करेंगे। तो मैंने धन्यवादी हूँ कि अलेन द्वांगन वालों ने वो लाइट्स दी है। आज गांव-गांव में जहाँ पे भी खेल मैदान की ज़रूरत है, छमाण में मुझे याद है उनको एक क्रिकेट के लिए प्लेग्राउंड बनाना था। आज मुझे याद है कि किंजा चंसारी स्कूल में मैंने विधायक प्राथमिकता में उसे जो है खेल योजना में शामिल करवाया। बुनतर का स्कूल का है। तो ऐसे में नौजवानों को हमने, युवा मंडलों को बहुत सारी स्पोर्ट्स किटें बांटी गांव-गांव में। विधायक में मैं हिमाचल में शायद सर्वप्रथम रहा हूँगा जिन्होंने युवाओं को और महिलाओं को, महिला मंडलों को बहुत सारा जो है हमने दिया है, उनको किट्स दिए हैं। और उन नौजवानों को मैं कहता हूँ कि आप जब भी आएँ, कोई भी कार्यक्रम में आए, उनका नाम लिखा है, लोगो बना हुआ उनका। तो वो एक, मुझे अभी भी थोड़ा सा मैं कर पाया हूँ, और भी करना चाहता हूँ। मैं ये जो सुविधा हमने कुल्लू दशहरा ग्राउंड में दी है, अभी देख रहे हैं कि हमने 3-4 ग्राउंड तो घास लगा दिए, लेकिन एक ग्राउंड अभी जो है पूरे का पूरा, जहाँ एथलेटिक्स भी होती है, क्रिकेट भी होता है, उसमें धूल मिट्टी उड़ रही है। किसी वक्त मैंने वहाँ पे ट्रैक्टर चला के, 1 साल में क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, तो मैंने ट्रैक्टर चला के उसको लेवलिंग, हमारी टीम ने कोशिश की थी, उसको हरा भरा बना दिया था।
आज वो फिर से वो घास वहाँ पे गायब है। तो दशहरे के बाद हमारे को वहाँ पे भी कुछ सुविधा पैदा करनी है। अगली बारी को वो बिल्कुल आपको पूरा बदलाव नज़र आएगा वहाँ पे भी। मैं चाहता हूँ कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो सुविधा उपलब्ध है वही सुविधा हमारे कुल्लू में होनी चाहिए, और उसके लिए हर संभव, क्योंकि देखिए अगर सरकार इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो तो फिर भी एक विधायक के तौर पे या मुख्य संसदीय सचिव के तौर पे या सरकार में रहते हुए इतनी सारी सुविधाएं थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एडी हाइड्रो है, NHPC है, सतलुज जल विद्युत निगम है और पावर ग्रिड है। इन सब ने हमें जो इनका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मैंने उस सब्जेक्ट को पकड़ा है। उसके तहत ये सारी लाइट्स लग रही है और ये युवाओं के लिए जो भी चाहिए होगा, मैंने कहा है जितने स्पोर्ट्स मीट में मैं जाता हूँ, मैंने कहा है कि इनको आपको कहीं पे कबड्डी के मैट्स बछाने हो, कहीं के पे बास्केटबॉल कोर्ट्स बनाने हो, क्योंकि क्रिकेट की तरफ बहुत ही ज़्यादा देख रहा हूँ मैं कि हर कोई क्रिकेट की तरफ भागता जा रहा है। एक होड़ सी लगी हुई है। हम अपने पारंपरिक खेल कबड्डी है, वॉलीबॉल है, इन पहाड़ों में तो इन्हीं खेलों को बढ़ावा मिल सकता है। और कबड्डी में आपने देखा कि हमारी इंडिया की टीम में हमारी बेटियां हैं या जो हमारे पुरुष वर्ग में जितने लोग हैं वो सारे कबड्डी में बहुत आगे निकले हैं। तो हर संभव कोशिश रहेगी। और उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास ये राफ्टिंग है। युवाओं को राफ्टिंग में डालने के लिए सबसे पहले कुल्लू घाटी में कमर्शियल राफ्टिंग को लेकर मैं आया था 92 में, 92, 93, 94 बहुत कोशिश की हमने। उसके बाद आज वो युवाओं को एक प्रिय व्यवसाय भी बन गया और खेल भी बन गया है। आज हमने स्कीइंग के कोर्स, जो हमारे बच्चे जो है स्कीइंग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी लिए हमने लग घाटी के गोरूडूग में एक स्कीइंग का नया पॉइंट हमने अप्रूव करवा दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ जो भी युवा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे गांव का, मेरे शहर का कोई भी युवा मेरे पास आ जाए, सिवाय इसके कि वो बोले कि हमने आयोजन के लिए कोई एंट्री फी वाला काम करवाना है, वो तो एक उनका अपना जो है एक आयोजन वाला काम अलग है। लेकिन अगर मेरे गांव के युवा मंडल को, शहर के युवाओं को कहीं पे भी जिम लगाना हो, कहीं पे भी उनको स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी चाहिए हो, मैं तत्पर रहूँगा और कोशिश करूँगा कि उनको, अगर उनको नेशनल खेलने भी जाना है, इंटरनेशनल खेलने भी जाना है, मेरी तरफ से जो सहयोग हो पूरा रहेगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने जो खेलों की तरफ ज़्यादा रुझान रहे। तो कोशिश रहेगी, मैंने छोटी सी कोशिश की है, बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इतना आप इंटरेक्ट होते हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर ले हो, जो कि यूथ को आज की डेट में ऐसे बड़े पॉलिटिशियन इग्नोर ही करते हैं, लेकिन आप इतना कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इसका जो प्यार है आपको भरपूर मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो अब वो सवाल है जो हमारी जनता इंतज़ार कर रही है कि भाई ये सवाल पूछा जाए। पिछले साल का दशहरा मैंने शुरुआत में कहा सही मायने में इंटरनेशनल रहा। किस वजह से रहा? हमारा 15 के आसपास विदेश से लोग आए थे और वो सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो झांकियाँ निकाल रहे थे, अपना कल्चर दिखा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि ऑडियंस को पहले से पता है। इस बार सर आप बता दीजिए कि इस बार दशहरा 2024 में सुंदर सिंह ठाकुर जी द्वारा क्या क्रिएटिविटी हो रही है? पिछली बारी हमने एक कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा नाम तो था, लेकिन कुछ एक देश ऐसा नहीं था कि नहीं आते थे जो सुविधा के अनुसार 2-3 देश आते थे। इससे ज़्यादा हमने कभी देखा नहीं। रूस जैसे रशियन हमारे रोरिक आर्ट गैलरी के वो यहीं पे हैं, वो हर साल आते थे, लेकिन उसके साथ में और भी कुछ देश आते थे। मुझे लगा कि एक मौका मिला है, अध्यक्ष दशहरा कमेटी का बना हूँ,
क्यों ना इसमें थोड़ी कोशिश की जाए। तो मेरा एक स्वभाव में है कि मैं जिस चीज़ को एक बारी सोच लूँ फिर मैं दिन रात कोशिश करता हूँ। सफलता उस ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हमने पहली बारी, क्योंकि हमारे हिमाचल के कुछ ऑफिसर जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो जिसमें पार्टिसिपेशन होती है सूरजकुंड मेला है, उसमें हमारे हिमाचल के फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ के उसके एमडी भी थे, डॉक्टर नीरज चड्ढा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सूरजकुंड में ये करते हैं, और जो मैंने कार्निवल वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में देखा, वो बड़े अच्छे कार्निवल्स, मतलब उनका नेशनल डे था। तो उसमें उनकी मैंने जब मैं गया मेरी किस्मत थी कि उस दिन उनका नेशनल डे था। तो मैंने फिर सूरजकुंड का भी कार्निवल देखा। तो मैंने कहा कि मुझे यही वहाँ कुल्लू में करना है। तो जब उनसे पूछा तो लगा कि इसका तो बजट बहुत ज़्यादा है। फिर हमने आईसीसीआर के माध्यम से उनसे मिले। हाँ, ये ज़रूर है कि कुल्लू वालों के पास एक सेब का डब्बा ले जाओ या गुच्छी थोड़ी सी ले जाओ, टोपी मफलर पहना दो, तो उसका असर तो है। कुल्लू के लोग हम सेवा भाव में, मेहमान नवाजी में बहुत आगे हैं, तो उसको प्रभाव पड़ा है। मेरी उनसे जब मित्रता हुई, सारे जो है जॉइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, मैं एक एक दफ्तर में गया, जैसे कि जिसे कहते हैं ना कि एग्रेसिव मार्केटिंग कुल्लू दशहरे की, एक अध्यक्ष होने के नाते। नहीं तो ये जिम्मा अफसरों का आता था। मैंने बोला नहीं, ये मेरा दशहरा है, मुझको जाना है, मुझको कुछ कुल्लू के लिए, कुल्लू का बेटा हूँ, सन ऑफ द सॉइल हूँ, मेरे को अपनी सभ्यता को लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शोकेस करना है। तो जब गए तो बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। वही वजह थी कि हमने पिछली बारी कुछ इवेंट मैनेजर, वही सूरजकुंड का जो लिंक था, उन्होंने हमारी बड़ा सहयोग किया। बड़े एक हमारे जो दायरे में जो बजट का दायरा था उसमें सारी बातें हुई। और दिल्ली से जितने कल्चरल ट्रूप्स हैं उनको कुल्लू लाना, पिछली बारी तो आपदा आई थी, बाढ़ की स्थिति बहुत खतरनाक थी, पंडोह में रोड रास्ता टूटा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि दशहरा, पिछले साल तो ये लग रहा था कि दशहरा होगा कि नहीं होगा। आपने हालात लोग भूल जाते हैं। कोरोना के बाद जब इतनी बाढ़ आई तो पूरा अपर वैली का इलाका कट था, मनाली तो जुड़ा भी नहीं था। दशहरे से पहले दिन मनाली जुड़ा है, उसके साथ में आउटर सराज की पूरी सड़कें लारजी से लेकर पंडोह से लेकर पूरा टूटा हुआ था। ऐसे में हमने आईसीसीआर की टीम को किस प्रकार से हम लेकर आए, मैं धन्यवादी हूँ कि मैं हमारी प्रशासन की टीम, सारे अफसर है और जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर्स है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप इस दशहरे को बड़े स्तर पे कीजिए। तो उनका बहुत बड़ा, क्योंकि वो प्रदेश स्तर की दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं, तो हमने बहुत सारे जब लोगों को लेकर आए तो एक अच्छी पार्टिसिपेशन थी, 15 से अधिक देश आए हैं। तो उसका इम्प्रेशन इतना पड़ा है पिछले सालों जो हमने उनको यहाँ पे उनका स्वागत हुआ, और उन्होंने हमारे जो गांव का यहाँ पे वेशभूषा देखी, देव संस्कृति देखी, तो वो उनके लिए एक बहुत दूसरी दुनिया का अनुभव था उनके लिए। और यही वजह है कि मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू एक ऐसा स्थान है जो कि एक अलग देश है। कुल्लू को मैं मानता हूँ कि कुल्लू की जो, हम पंजाब का भी हिस्सा रहे, हम पहाड़ी क्षेत्र भी है, देवी देवता भी है। अंग्रेज़ जब शिमला आए तो शिमला में तो राज करने आए, लेकिन कुल्लू में जब अंग्रेज़ आए तो वो यहाँ पे सैर के लिए आए, घूमने आए, पर्यटन के लिए आए। और उन्होंने जब यहाँ की हमारी इस घाटी को देखा, खूबसूरत घाटी को देखा, तो यहाँ के जो है परंपरा में बंध गए। उन्होंने हमारी परंपरा को अपना लिया। कईयों ने यहाँ पे शादियाँ लोकल की है, पुराने, आप जॉनसन्स देखे, बेनन्स देखे, आप देखिए ना, वो यहीं पे बस गए जो ऑफिसर्स आए थे। और
तो यही है जो कुल्लू में हमारे जो है ना, जो आप तो जानना चाह रहे कि दशहरे में ये कैसे इस बारी का क्या क्या नाम है। तो इस बारी तो वही कह रहा हूँ कि पिछली बारी का जो कामयाब रहा ना हमारा काम, जो एक दशहरे में आव भगत और जो हमने उनको अपनी कल्चर को दिखाया है, इस बारी जब हम सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को हमने 2-3 मीटिंग हिमाचल सदन दिल्ली में की, कर्टन रेजर किया। आज तक कभी कर्टन रेजर नहीं होता था। कर्टन रेजर यानी कि मैं कुल्लू में बताऊं तो जैसे कोई भी कार्य होता ना घर का, तो घर वाले बोलते यार अब महीना रहा हुआ है, 1 महीना रह गया। तो उससे पहले एक घर वाले इकट्ठे होते, यार 1 महीना रह गया तो क्या करना है। तो हमने वो जो कर्टन रेजर 30 डेज टू दशहरा वो दिल्ली में किया, और उसमें हमने इन सारे देशों को भी बुलाया। तो जब उन्होंने पिछले साल जो देश आए थे, ख़ास तौर पे उज़्बेकिस्तान, रूस तो है ही है, फिर इराक था, और यूरेशियन जो डिवीज़न है उन्होंने जो सराहना हमारी कुल्लू की, तो उसका एक इम्प्रेशन सारे जितने एम्बेसडर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके ऊपर पड़ा, और हर एक आना चाह रहा है। और इस बारी मैं आपको बता दूं कि 15 से अधिक देशों के तो हमारे राजदूत आएंगे, राजदूत जो पहले, हाँ, एम्बेसडर पहली बारी कोई एम्बेसडर्स जो आते रहे हैं, 1-2 एम्बेसडर आते रहे हैं, लेकिन 1 दर्जन से अधिक राजदूतों का आना, मतलब इतनी देशों का तो सीधा पार्टिसिपेशन विद सरकार पार्टिसिपेट कर रही है। वो राजदूत आएंगे तो वो उन देशों में तो हमारे पूरे कुल्लू का दशहरे का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन उसके साथ में आर्टिजन्स अभी कई कंट्रीज़ का है, मेरे पास अभी आ गया है आर्टिजन्स का, वो कुछ जो है अपने कला जो अपने शिल्पकारों के माध्यम से इस मेले में आएंगे, आर्टिजन्स के माध्यम से। तो कुछ कल्चरल ट्रुप्स आ रहे हैं, कल्चरल ट्रुप्स भी 1 दर्जन से अधिक होंगे। तो आप सोचिए कि सारा अगर हम विभिन्न देशों की पार्टिसिपेशन देखेंगे तो ये 20 से 25 देश, 25 से भी अधिक होंगे, 30 भी पहुंच सकते हैं। एक बड़ा स्तर, इतना स्तर का तो मुझे लगता है हिमाचल में अभी तक कोई मेला मैंने खुद से जब तक तो मैंने देखा, होश संभाला है, मैंने अपनी आंखों से इतने अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सही स्तर में इतना तो मैंने नहीं देखा जी। और आपकी सोच को सलाम है। और देखो, जब मुझे तो ऐसा लगता है सर, और भी नाम तो चलो प्रदेश का बनता ही है, अपने ज़िले का बनता ही है, लेकिन जब बाहर से विदेशी कलाकार जब हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, और पिछली बार जैसा है, तो हमको ना उनसे बहुत बेनिफिट मिलता है। हमको भी उनसे सीखने के लिए मिलता है कि ये क्या चीज़ पहन रहे, अपना कल्चर पहन रहे, अपना कल्चर को प्रमोट कर रहे। हम भी एक नेचुरली एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती है ना, तो ये एक बड़ा यूथ के लिए आपने बेनिफिट बताया है। इसके अलावा अगर कुछ और आप कहना चाहते हैं दशहरे के लिए, इस बार के दशहरे से रिलेटेड कुछ? देखिए, ये जो है ना विदेशी जब आएंगे पहले तो अपनी संस्कृति दिखाएंगे, उनके देश का पहनावा क्या है, वो पहनकर उनके देश का जो डांस फॉर्म होगा या नृत्य की जो शैली होगी उसको वो पेश करेंगे। लेकिन जब वो 1 हफ्ते हमारे ढोल नगारे बजते हुए देखेंगे, नाटियाँ पड़ती हुई देखेंगे, तो हम उनको समझाएंगे कि तुम्हारे साथ हमारा संस्कृति का बेसिक जो धुन होती है, बेसिक जो एक उसका जो उनको हम अपनी संस्कृति में डालने की कोशिश हम करेंगे। हम उनके संस्कृति से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अच्छी बात है। जो उनका प्रभाव पड़े, वो भी जो अच्छी चीज़ें उनका संस्कृति के उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, तो हमारे लिए एक माइलस्टोन है। हमारे लिए ये है कि अरे ये इनका वाद्य यंत्र है, ये इनकी वेशभूषा है, इसको हम भी हमारे यहाँ पे भी इसको जो है हमारे ये जो इसी जो पट्टी है उसको इस ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है, इनके देश में प्रचारित किया जा सकता है, इस डांस फॉर्म को भी इनके देश में ले जाया जा सकता है। लेकिन उसके साथ में उनको अपनी संस्कृति में डालना, उनको हमारे परंपरा से प्यार हो, हमारे
वेशभूषा से प्यार हो, हमारे खान पान से प्यार हो, ये एक बहुत बड़ी बात है जो एक हफ्ते में हम करेंगे। और उसके बाद मोहल्ले की रात शाम को आधे घंटे का कार्यक्रम होगा जिसमें हमारी कुल्लू की संस्कृति और विदेशी संस्कृति का एक फ्यूजन कोरियोग्राफ किया जाएगा। ये एक इस बारी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और वो जो कोरियोग्राफ किया जाएगा उसमें कोई छोटे मोटे कोरियोग्राफर नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के कोरियोग्राफर हैं जिनको हमने इस बारी जोड़ा है। बेशक उनका बजट तो बहुत ज़्यादा था, पर जैसे कहते हैं ना कि हम एक कन्विंसिंग पावर हो, तो हिमाचल की संस्कृति की हमारे एक हमें बढ़ावा देने का शौक़ है, तो हमने उनसे व्यक्तिगत भी कुछ एक बातें उनको मनाया है कि वो इस इवेंट को करें। तो वो इवेंट बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूथ है उस इवेंट को मत मिस कीजिए। ये जो हमारा पहला 3 जो इवेंट है इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले हैं, ये तो ठीक है कि देवी देवताओं का हमारा ठाकर निकलने वाला दिन है, रथ निकलता है, या लंका दहन का है, या अपने देवी देवताओं का है, वो तो हम बिल्कुल उनके लिए पूरा प्रबंध कर रहे हैं, उनके रहने का सब बातें उनको उसमें कमी नहीं होगी। लेकिन ये विदेशियों के लिए जो हमारा पहला एक कल्चरल परेड होगी 14 तारीख को, देखने वाली चीज़ होगी। आप जैसे आपसे मैं बात कर रहा था कि इट विल बी वन इवेंट जिसमें कि मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला इवेंट होगा। और गूज बम्प्स जिसे कहते हैं कि जो होते हैं वो उस तरह का, मतलब कि एक इवेंट हो। पिछली बार भी मुझे बहुत सारे नौजवानों ने कहा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ऐसा इवेंट था। तो ये जो इंटरनेशनल कल्चरल परेड और कुल्लू कार्निवल तो होगा ही होगा। कुल्लू कार्निवल आपका लंका दहन वाले दिन सुबह होगा, लेकिन उसके साथ में जो मोहल्ले की रात जो ये फ्यूजन होगा, और हर दिन जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आएंगे वो कला केंद्र में भी परफॉर्म करेंगे। और दिन में हमारे जो बुज़ुर्ग बच्चे परिवार गांव से जो दिन के लिए आते हैं, दिन में देवी देवताओं के पास माथा टेकने आते हैं, तो उनको रात का कला केंद्र का प्रोग्राम देखने का मौका नहीं मिलता था। उनके लिए हमने रथ मैदान में स्टेज 2 लगा रहे हैं। और स्टेज 2 स्टेज 1 से कम नहीं होगा, हाँ सेम लेवल पे होगा। और लेकिन वो जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, जो स्टार कलाकार है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार वहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारी हालांकि दशहरे की बहुत सारी तैयारियाँ अभी भी चल रही है, जिसके लिए आज भी कई बैठकें हैं, प्रेस भी है, प्रेस मीडिया को ब्रीफिंग भी है। तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी जुड़ा है। और सारे मैं चाह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल भी दशहरे का है, उसके माध्यम से भी आप घर बैठे देख सकते हैं। लेकिन मैं भी ये राय दूंगा कि घर बैठे जो चीज़ें आपने बताई है ना, इसको सुनने के बाद मुझे लगता है जो घर बैठते भी थे ना, वो बोलेंगे यार इस बार सुंदर जी ने कुछ तगड़ा किया है, जाना चाहिए। तो वो मुझे लगता है वो भी पहुंच जाएंगे इस बार। हाँ, मुझे उम्मीद है कि इस बारी मैं अपने नौजवानों से, माताओं बहनों से, और हमारे जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें ज़रूर कम से कम ये जो कार्निवल है इनका एक न एक जो कार्यक्रम उन्हें ज़रूर दिखाएं। जी। उससे उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और बड़ी संख्या में हमने जो महिला मंडल भी इसमें इस बारी हम जो जोड़ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रूप्स के साथ एक जो परफॉर्म करेंगे, तो एक बहुत भव्य मैं कह रहा हूँ कि अब तो ये लग रहा है कि कुल्लू दशहरे का जो दिन कम है, कार्यक्रम बहुत है। बिल्कुल। तो ये है कोशिश है। चलिए, मेरा एक सर आखिरी सवाल है आपसे। पर्सनल लाइफ और राजनीति आपकी नेचुरली बहुत हेक्टिक रहती है, कभी कभी इतने इंटरव्यूज़ देने, लोगों के बीच में जाना, पूरा दिन नेचुरली बहुत सारे काम होते हैं। तो उस बीच आप, जैसे होता है ना कि हर इंसान का एक स्ट्रेस बस्टर होता है, जैसे अगर मैं थक जाऊं या मेरा माइंड थक जाए तो मैं एक मूवी देखता हूं और मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, दूसरे दिन फिर से नया, क्योंकि काम क्रिएटिव है और आप तो क्रिएटिव करते जा रहे हो।
तो स्ट्रेस बस्टर आपके क्या होते हैं? आप रिलैक्स होने के लिए क्या करते हो? मूवी देखते हो या कोई और आपकी हॉबीज़ है, कुछ खेलते हो? क्या करते हो आप स्ट्रेस बस्टर के लिए? देखिए, अब राजनीति सही मायने में बहुत हेक्टिक है, और लोगों को जब से ये आधुनिक सारे ये जो मीडिया आ गया है या हमारे मोबाइल आ गए हैं, तो आपकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो राजनीति में रहते हुए हम जवाबदेह हैं हर एक व्यक्ति के लिए, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे जितने हमारे वर्कर्स हैं, जितने मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत हर एक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं। अब बेशक प्रशासन है, सभी है, हम ने एक ऐसे ढंग से बूथ लेवल पे एक सिस्टम बनाया है कि जो हमारे बूथ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा मंडल है, महिला मंडल है, उनसे मेरा सीधा संवाद होता है, और बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदारी बढ़ती भी है, और लेकिन विकेंद्रीकरण की वजह से मैं रिलैक्स भी रहता हूँ। मेरे पास ज़्यादा फ़ोन इस करके नहीं आते कि मैं रूबरू मिलने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जब बहुत ही हेक्टिक हो जाए तो संगीत सुनना मेरा बहुत पसंदीदा एक जो है, मैं कोशिश रहती है कि पुराने जो भी हमारे वक़्त के गीत संगीत थे आजकल वो है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों से बैठना कल्चर का पार्ट है हमारे। दोस्तों के साथ बैठ के संगीत में शाम हो तो अच्छा है। बैठ के उस समय का किसे आप कैसे सुनते हैं? देखिए, उस वक़्त के तो सारे ही फेवरेट थे। उस वक़्त क्या था कि एक ही सिनेमा घर होता था कुल्लू में, उसमें जो फिल्म आ जाए वही सिंगर जो गाना गा रहा है वही कई दिन तक गुनगुनाते रहते थे, वही हीरो फेवरेट होते थे। लेकिन अब तो वैरायटी बहुत है, लेकिन उस वक्त वैरायटी नहीं थी। लेकिन सबसे मुझे अपनी जो कुल्लू की जो गाने हैं पुराने बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे जो हमारे पुराने गाने हैं जिनको अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारे कलाकार उनको आगे बढ़ाने के लिए। हिमाचल फोक डांस, फोक सॉन्ग, मुझे नेपाल का हो, गढ़वाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, इवन साउथ का मैं गुनगुना भी सकता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से लेकर, और सारे मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है फोक एक ऐसी चीज़ है, राजस्थान से लेकर पूरे हिमाचल तक सारे के सारे जो है एक ही तरह के फोक है, एक ही तरह की बीट है। तो ऐसे में हम ये सारी मुझे अच्छा लगता है और कोशिश करता हूँ। आपने देखा भी होगा कि जब जब मौका मिलता है कहीं महफिल में नाचने की भी कोशिश करते हैं, गाने की भी कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये संस्कृति हमारे रग रग में बसी हुई है, तो मैं समझता हूँ अब तो परिवार भी बढ़ रहा है, आगे बच्चों के साथ पोता हुआ है तो उसके साथ भी समय व्यतीत होगा। तो निकट भविष्य में परिवार के साथ रहना भी, बुज़ुर्गों के साथ गांव में आकर रहना। मैं अभी जैसे गांव में घर बनाया, तो गांव में आप किसी भी तरफ मुड़ जाओ तो आपको कोई न कोई मिलेगा जिससे आप बैठ के अपने आप को सुकून की ज़िंदगी जो गांव में है पूरे महसूस कर सकते हैं बाग बगीचे में। तो ये सारी बातें जो आपको ख़ास तौर पे देवभूमि में बहुत सारा सुकून देती है। कम से कम जब भी मौका मिले, मुझे अभी कोई बोले कि आप अगले हफ्ते आपका कोई कार्यक्रम नहीं है, तो मैं कहीं भी चल पड़ूँ। मुझको ये लेना देना नहीं होता कि वहाँ की भाषा क्या होगी, वहाँ का जो है वेशभूषा क्या होगी, वहाँ पहुँचना कैसे है, लेकिन घूमने का बहुत शौक़ है। देश प्रदेश में कहीं भी मुझे जाना हो, बेशक ट्राइबल एरिया में जाना हो, बेशक मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना हो, बेशक मुझे साउथ में जाना हो, बेशक मुझे विदेश जाना हो, और विदेश का भी ऐसा देश जो कि कभी वहाँ की ना भाषा हमारे से मेल खाती है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है लोगों को ऑब्ज़र्व करना, लोगों की बातों को सुनना, उनके कल्चर को जानना, अपनी कल्चर को बताना। मैं अभी हाल ही में जब पीछे यूरोप गया, तो मैं जब जुंगफ्राउ जा रहा, अकेला था मैं फ्रीलांसर की तरह भी निकल पड़ता हूँ,
परिवार के साथ भी निकलता हूँ, मैं अकेला भी निकल पड़ता था पहले। तो जब मैं जुंगफ्राउ की तरफ जा रहा था तो एक कपल वहाँ से आ रहा था, तो पूरा आपको पता है यूरोप में बहुत कम लोग इंटरेक्ट करते हैं, भाषा का भी दिक्कत है तो, लेकिन वैसे भी कम। तो वो मैंने उनको पूछा, उन्होंने मेरे को पूछा वेयर यू फ्रॉम, तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम द हिमालयाज़। तो उनके लिए ये लगा हम तो एल्प्स में हैं, एल्प्स छोटा है, हिमालय इतना बड़ा है, तो उनको ये लगा तो ये तो हमारे से भी कोई बड़ी जगह से है। तो जब उनसे हमने कुछ बातें की स्कीइंग के ऊपर की, हाइकिंग, ट्रैकिंग, तो अच्छा है। हम कहीं भी, कुल्लू मनाली के लोग ऐसे हैं, वो कहीं भी डर जाते हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, मेरे ख्याल उनको कहीं भी पहुंचा दो। हमारी नेचर ऐसी है पहाड़ों में रहते हुए, क्योंकि हमारे को एक्सपोजर लेवल जो है, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पे आते हैं, तो कुछ न कुछ वर्ल्ड में, अगर कुल्लू मनाली का एक नाम है, हिमालयस जो है बिल्कुल एक लैंडमार्क है, तो उसका हमारे को फ़ायदा मिलता है। और मुझे घूमने का शौक़ है, और साथ साथ में परिवार के बीच में रहने का और समाज के बीच में रहने का भी बहुत शौक़ है। तो ऐसा व्यक्ति कभी बोर नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है जब आप घूमने विदेश जाते हो तो आपके दिमाग में पहली बात ये बात तो ज़रूर रहती होगी कि यहाँ चीज़ नहीं क्या है जो मैं अपने कुल्लू में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, ये तो मुझे लगता है ना। ये तो रहता है। तो ये मैं हर चीज़ को अपने 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 कुल्लू के साथ रिलेट करता हूँ। और जब मैं पीछे जब इटली गया था, तो इटली में मैंने देखा कि उन्होंने ना, तो जैसे ये अपना मक्की भी बो रखी थी, तो एक लाइन में थी। तो मैं जब घर आए तो मैंने बोला हम तो पेड़ एक लाइन में नहीं लगा पाते हैं, उन्होंने तो मक्की का बीज जो बो रखा था, एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही डाल नज़र आ रहा था। लेकिन और उसके साथ में मैंने वहाँ पे जब पेड़ देखे कि खुमानी का पेड़ था, पेड़ तो छोटा था लेकिन खुमानी का साइज़ ऐसा था कि मानो बड़े सेब के बराबर साइज़ की खुमानी थी। तो वो जो वहाँ पे जो फ्रूट्स लेते हैं वो अब जो ये हाई डेंसिटी फार्म ऑर्चर्ड्स यहाँ पे आए, तो मैंने जब इटली में देखे, तो मैं यहाँ आकर बात करता था तो लोग मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था पता नहीं ये क्या कह रहा है। लेकिन आज वो चीज़ें आई है, तो मैं हर चीज़ को, बेशक वो हमारे पर्यटन है, बेशक वो खान पान है। आज हमने सिड्डू को लेकर, कोदरे के सिड्डू में देख रहा हूँ, बुआई में महिलाओं को हमने प्रमोट करने की इको टूरिज़्म में कोशिश की है। इको टूरिज़्म को हम बड़े स्तर पे प्रमोट करने जा रहे हैं। तो ये मेरी एक कोशिश है जिसको हम हमेशा ये जारी रहेगी, ये तो मरते दम तक शायद अपनी परंपरा को लोगों के समक्ष पेश करना और दूसरे देशों की संस्कृति को समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बिल्कुल, बहुत सही है। तो अब चलिए अंत करने का समय आ गया है, पर चलो एक यूथ का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, शायद वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि कुछ ऐसा पूछे। आजकल मूवीज़ देखते हैं आप? नहीं? हाँ, कोशिश करता हूँ जब कई मूवीज़ तो किश्तों में देख पाता हूँ। नेचुरली पूरी मूवी देखने का तो समय नहीं मिलता है। लेकिन कुछ एक जैसे अपने आप को रिलैक्स करना हो तो कपिल शर्मा शो, उसको मैं बेशक रिपीट भी देख लेता हूँ। और कुछ एक जिसमें कि आप रिलैक्स, सस्पेंस वाली, और ये जो बड़े जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़े जैसे ट्रेजेडी वाली मूवीज़ है। हाल ही में मैंने कुछ मूवीज़ देखी जिसमें कि आप भविष्य काल में चले जाते हैं, फिर पिछले काल में चले जाते हैं, तो वो बड़ा स्ट्रेस वाली मुझे, हम क्योंकि ठीक है ये सारी चीज़ें हमारे ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है, ऑलरेडी इतनी जो कहानियाँ एक राजनीति में चलती रहती है, तो आदमी रिलैक्स करने के लिए, कोई लाइटर मूड में रहने के लिए, तो ऐसी मूवीज़ जिनमें कि हंसी मजाक ज़्यादा हो और म्यूज़िक अच्छा हो, सूदिंग हो, तो वो प्रेफर करते हैं। कि अब साजिशों वाले सीरियल देखने का हमारे पास समय नहीं है, और हम रोज़ इतना बोलते हैं ना, सास बहू की इतनी कहानियाँ सुन लेते हैं, लोग हमारे पास सुनाने आते कि कहीं पे घर में घर की कहानियाँ सुनाते हैं, तो घर की कहानियाँ तो अभी देखने का मौका, क्योंकि हमारे को तो रियल लाइफ की लोग बताते हैं, तो ये जो पर्दे पे, तो हम यही चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हो जिसमें कि रिलैक्स हो, तो ऐसे ज़रूर मैं। ऐसे कोई आपका फेवरेट हीरो या जिसको आप देखा हो आजकल की जो मूवी चलती है उनमें से कोई? देखिए आजकल जो भी नए कलाकार आ रहे हैं, हर एक
कोशिश कर रहा। मुझे ये जो आर्ट, जैसे जो आर्टिस्ट जो है आर्ट मूवीज़ के हैं, कई बड़े अच्छे प्रभावित करते हैं। जैसे आमिर खान भी है, समय समय पे सिलेक्टिव तौर पे आता है, तो हर बारी जब आता है तो एक नए संदेश के साथ वो आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो उसके पास कमर्शियल एंगल मुझे कम लगता है। तो यही वजह थी कि जब 3 इडियट्स मूवी मैंने देखी तो मैंने कभी एक मूवी को रिपीट करके नहीं देखा, लेकिन उसको मैंने लगातार 2 बार ही देखा। तो उसको जब भी देखता हूँ तो वो अपने कॉलेज के दिनों से कहीं कहीं रिलेट करती है। तो ऐसी मूवीज़ जो कि आपको इंस्पायर भी करे और एक समाज में संदेश भी दे। मुझे कोई भी अगर कहता कि ये आपको मूवी देखनी चाहिए तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ। कोई फेवरेट हीरोइन? हाँ, ठीक है, तो समय समय की बात नहीं। आज तो अब युग परिवर्तन हो गया है। उस वक़्त में जैसे भी मुमताज़ से लेकर हेमा मालिनी से लेकर और आगे आप अब तो कटरीना कैफ से भी आगे ज़माना चला गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप जो भी देख रहे हो आप उसको कितना एंजॉय करते हैं और वो पर्दे पे कितने एक अपना प्रभाव छोड़ती है। तो ज़रूर मूवीज़ देखना मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अपने आप को अनवाइंड करना हो, अपने आप को रिलैक्स करना हो तो ज़रूर मूवीज़ देखनी चाहिए। अब तो बॉलीवुड वाले भी राजनीति की ओर कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो तो ठीक है, जब आदमी के पास पैसा आता है तो उनको लगता है कि राजनीति में हम आके कुछ करेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों को देखा कि कुछ समय के लिए आए हैं और वो क्षण भर का एक जोश रहता है, फिर वो बाद में उनका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि राजनीति एक निरंतर संघर्ष की कहानी है, निरंतर एक समर्पित रहने की बात है। और अब तो निकट भविष्य मैं समझता हूँ कि ये समर्पण और लोगों से आपकी उम्मीदें बहुत बढ़ती जा रही है। तो समय आ गया है कि राजनीति में भी नौजवानों को आगे आना चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। वो नौजवान जो अपने गांव के लिए, कुल्लू के लिए काम करे। और ये जो अब स्तर हम यहाँ पे जैसे एक बोलते हैं ना विकास का स्तर साबित हम कर चुके हैं, उस स्तर को आगे लेकर चले। तो यही मैं आपके माध्यम से नौजवानों को भी संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, मेरे एक आखिरी आपसे एक गुजारिश है, जैसा कि बिना हमारी जो लोकल लैंग्वेज है ना उसको उसमें बात किए बिना अगर हम पॉडकास्ट करें तो मज़ा थोड़ा सा आता नहीं है उतना। हिंदी में इसलिए क्योंकि व्यूअर्स हमारे नेचुरली इंडिया पूरे इंडिया से हैं। तो मैं चाहता हूँ लास्ट में ये गुजारिश है कि आप हमारी जो लोकल भाषा है कुल्लूवी उसमें संदेश दें सब के लिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें यूथ भी है, इसमें हमारे सीनियर सिटीज़न भी है और सभी है देखने वाले। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में आप कुछ लाइनें, कुछ शब्द क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? वक्त उसा दशमीरा तुसे जाना सी जय देव देवते इन आशीर्वाद पूरे कुड़ू पांदे सा। और ख़ास तौर पर 10वीं तो कोई और की गल थोड़ी नहीं थी। 10वीं बड़े पुराना एक आसरा उत्सव सा और इस 10वीं में न्याल दे पूरा वर्ष बिता हा। मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनी, नौजवान साथी और नन्हे मुन्ने बच्चों, आऊँ चाह सा जे आसरी है जो कुड़ूरी परंपरा सा, खास तौर पर आसरा टोपी सा, थिप्पू सा, पट्टू सी, शाला सी, मफलर सी, पट्टी सा। तो ये सारी जो आसरा पहनावा सा, जो आसरा रहन सहन सा, ओस बाड़ा तुसे पहले एक वक्त होती जब आसे सिड्डू फैमड़ेरी गला के रहती तो आसे बुझती यार आसे तक किस बड़े पिछड़े राखे रहे सी। लेकिन ओसे सिड्डूरा जैबन और सिड्डू कुड़ू 10वीं दुकाना लागी सजदी तो करोड़ों रुपये तो सिड्डू लागे बिक दे। बाकी तू ही संगे जब आसरी जो नाटी 10वीं पाई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डन भी आई। तो यह गल असी जो आसा वह बड़े भारी अपने परंपरा वह आसा संभालिए भी डाणी और आसा भी पांदे गर्व भी होना चाहिए।
ये जितने बाहरले देशे मानू ऐसा सी ना ये आसरे जो इन्हें जीनेरी पेंटा बालते नहीं आते इन्हें आसरे ना लेंटर वाले कोई तो कई कई मंजिल गौर बालते नहीं आते क्योंकि जो तौखे तय पहले सारी चीज़ा सी ये सारा खान पान जो तौखे सा जो पिज़्ज़ा हा बर्गर सा जो चाउमीन सा ये सब एक तौखे सी ये तो ऐसा ही जो बाहरले टूरिस्ट ऐसा सी ये बाल दे ऐसा सी आसरे बगीचन सेव कहते लगा सी आसरे औखे जापानी कहते हो प्लम कहते हो सी नाशपति कहते हो सी ऐसा आसी जो आसरे बगीचे डोई भी पूछना इना जो आसरे आसे बोला थे ना पहले डॉगडुंग करदेश ये नदी नाले सी और जिन नदी नाले राफ्टिंग लगी होंगी और इन डॉगडुंग करने लोग टूरिस्ट ट्रैकिंग करते जाते लगे और बाड़ा तुसे आसे जो इलेक्ट्रिक गड्डियाँ काइसदार पजाई दूर दूर इलाके ने त्यूना डोई मणिकन बरछाणी डोई टूरिस्ट पूजे लागे पूछते जगह जगह तो अब एक कोशिश आसरी सा जे भाई ए जो टूरिज्म सा ए जो आसरी संस्कृति सा ए संस्कृति आसा कहते बाहरले देशा बने नहीं और जितने देश रहे बाहर कलाकार इंदे लागे सी इस बारी 10वीं बे इतने आसा कुड़ून भी कलाकार बेचने सी बाहर है तो वही रीति आशा लोड़ी से जो सब इन बेहतर आश्रय महिला मंडल से बेहतर आश्रय युवा मंडल से तुसे ऐसा अपना कार्यक्रम दिया दूसरा कार्यक्रम जो तुसे नंबर 1 का पान दे ले तो हम आशा ज़रूर कोशिश करनी जी कि कल्चरल एक्सचेंज रे माध्यम संग है तू सब बाहरले देश जाने का मौका भी मिले आऊँ तो सब जो कि नवरात्र बधाई भी दे सा तो ऐसा 10 मेरी भी शुभकामनाएं दे सा चाहे भाई एंडे हौसते खेल देना देव देवते रहे आशीर्वाद संग आश्रय 10वीं लोड़ी भी और इणु वाले बॉर्शन पूरा आश्रय कुल्लू आश्रय जितने पुराने वक्त ने तुसे भाड़ू होला जब बड़ी भारी कहती बीमारी शुमारी भी आई तो इन भी आसे ने देव देवते बचा है तो इन बाद हौड़ काट भी हुआ पर एबे वक्त आऊसा जे आशा पड़ी ये संस्कृति भी बचाई है रानी और इस 10वीं रा पूरे परिवार संग इन बुजुर्ग रे आशीर्वाद संग नौजवान रे संग आसे पूरी 10वीं निभानी और दूसरा से भी योगदान लोड़ी हाँ दूसरा अपना सेवक सुंदर सिंह ठाकुर यह संदेश दिया सा जे आसरी संस्कृति इन देव देवती आशीर्वाद ये हमेशा आगे लोड़ी रहूँ ऐसा संदेश संगे आऊँ धन्यवाद केरा सा जे हौज मुँह में तो तुसा मुझे रा मौका मिलूँ धन्यवाद जय रघुनाथ जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं वाइंड अप कर देता हूँ मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर भी हम एक बार फिर से आपसे मिलें और आपके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें रह गई है क्योंकि स्पेशल दशहरे के लिए था ये आपके जीवन में आपका लाइफस्टाइल आप बचपन से लेकर अभी तक का जर्नी आपकी हम ज़रूर उसमें करेंगे और मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने हमें मौका दिया और दशहरे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर ज़रूर करें और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए दशहरे से रिलेटेड और ज़रूर शेयर करें वीडियो को लाइक ज़रूर करें तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक जय भोलेनाथ।